हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी लोग। सब बढ़िया होंगे, मस्त पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होगे तुम लोग। तो आज मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। चैप्टर है तुम्हारा, तो एनसीईआरटी होगी बेसिकली, बट थोड़ा मैंने इसको चेंज किया है। चेंज क्या किया है इसको मैंने, एनसीईआरटी में जैसे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो मैंने उन पैराग्राफ को इसमें तुम्हें फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में समझाया है। फ्लो चार्ट में तुम्हें क्या है, देखो समझने में भी आसानी होगी, और दूसरा है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बनी रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। और दूसरी बात ये है कि भाई पढ़ाने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो पढ़ा देता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं सारे ही चैप्टर पढ़ाऊँगा, बट कोशिश करूँगा अगर तुम्हें इंटरेस्ट आता है इसमें तो आगे भी पढ़ा दूँगा। मेनली क्या, मेरे को जूलॉजी है मेरा सब्जेक्ट ऑब्वियसली, क्योंकि अब एमबीबीएस कर रहा हूँ तो मैं अभी तुम्हें बॉटनी पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ा दूँ, लेकिन वही बात है ना कि जब सब्जेक्ट नहीं है तो क्यों उधर ज़्यादा अपना ज्ञान देना, जो कि सब देते हैं आजकल। कोई भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं भाई, वो तो सब छोड़ो। पता नहीं कौन कौन, मैंने देखा था कोई फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स और पता नहीं क्या फिजिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं एमबीबीएस के बाद। पता नहीं कैसे 4 क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। खैर ये तो सब्जेक्ट है हमारा, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, इंट्रोडक्शन से। तो समझो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसको इधर कर दो, इसको इधर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। O2 enters the body during breathing. O2 reaches the cell. अब जब आप सांस लेते हो, है ना, तो हवा में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ब्रीदिंग के साथ तुम्हारी बॉडी में एंटर करती है। कहाँ जाती है, तुम्हारी सेल तक जाती है। अब सेल में वो ऑक्सीजन क्या करेगी, है ना, क्या ज़रूरत है हमें सेल में ऑक्सीजन की, आगे वो लिखा हुआ है। सेल यूजेस O2 टू ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। अब जो आप खाना खाते हो उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में जो मिलते हैं, फैटी एसिड, ठीक है ना, घी खाते हो उससे तुम्हें फैटी एसिड वगैरह मिलता है। तो इन सब को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ग्लूकोज को कहाँ ब्रेक डाउन करना है, अमाइनो एसिड, ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया तुमने, तो कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में। जैसे ही तुमने प्रोटीन खाया, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, मान लो तुमने दाल खाई, दाल में प्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन तुम जो खाओगे वो तुम्हारी बॉडी में किसकी फॉर्म में जाएगी, वो जो कॉम्प्लेक्स है उसको तोड़ तोड़ के एक मोनोमेरिक यूनिट में बना लेंगे। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, फैट की जो मोनोमेरिक यूनिट है वो फैटी एसिड है, ऐसे ही, ठीक है। अब कैटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोड्यूस एनर्जी फॉर बॉडी एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी में 2 तरीके की रिएक्शन होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब भी कभी एक बड़े प्रोडक्ट से छोटे छोटी चीज़ें बनती हैं तो उसे कहते हैं हम कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जब भी इन छोटी छोटी रिएक्शन से, मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट से कोई बड़ा प्रोडक्ट बनता है तो उसे कहते हैं हम एनाबॉलिक रिएक्शन। तो हम उसे क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, जिस प्रोसेस से बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा, अगर तुमने कैटाबॉलिक रिएक्शन की, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो उसमें कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, है ना। जैसे CO2, जब तुमने खाने को बर्न किया, है ना, फूड को बर्न किया तुमने उससे एनर्जी निकाल ली, तो कुछ बचेगा भी तो हार्मफुल क्या बनी तुम्हारी, CO2, ठीक है, प्रोड्यूस एज अ वेस्ट। खाना लिया तुमने, खाना खाया, ठीक है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा, जिसे कहेंगे हम डाइजेशन। फिर उस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, ग्लूकोज, तुमने इनको लिया, फिर इसका क्या किया तुमने, ऑक्सीडेशन किया, फिर उससे तुम्हें क्या मिली, एनर्जी मिली। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन यहाँ नीड आई ना, O2, ऑक्सीडेशन तुमने किया, उससे मिली एनर्जी, साथ में तुमने CO2 भी प्रोड्यूस की जो कि बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड CO2 इज हार्मफुल टू द बॉडी, CO2 ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स एंड CO2 एक्सपेल आउट ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ठीक है। अब तुमने याद करो, ये चैप्टर शुरू कहाँ से किया था, ब्रीदिंग से शुरू किया था, कि जब तुमने सांस ली तो तुमने O2 अंदर ली, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस यही है कि सांस ली तुमने, O2 अंदर ली अपनी बॉडी में, खाने को ब्रेक डाउन किया,
उसका ऑक्सीडेशन किया, फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन से उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जिससे बॉडी तुम्हारी काम करेगी। CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट तुमने प्रोड्यूस किया जो कि हार्मफुल है, तो बाहर निकालना पड़ेगा। फिर जिस ब्रीदिंग की वजह से तुमने O2 अंदर ली थी, उसी प्रोसेस के थ्रू तुम CO2 बाहर छोड़ दोगे। सिंपल है। तो इसी प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, यही क्या कहलाती है तुम्हारी ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन, NCERT फॉर्म में। ठीक है, वैसे दोनों अलग अलग टर्म है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, बट तुम्हारे लिए एक ही है। ठीक है, चलो अब चेस्ट मूव्स अप डाउन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब हमारा जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन मूव करता है जब हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये तुम्हारा टेक्स्ट है सिंपल जो NCERT में लिखा हुआ है, तो इसको तुम रीड कर लेना, रीड इट बाई ओन, और तुम्हें पता चलेगा कि जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इतना घबराना नहीं है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स। अब कौन से एनिमल में कौन सा ब्रीदिंग के लिए मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके हैबिटेट पे, वो कहाँ रहता है। ठीक है, और दूसरा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो सिंगल सेल का है या वो मल्टी सेलुलर है या वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बॉडी का, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो होगा उसका। ठीक है, और हैबिटेट पानी में रह रहा है तो अलग होगा, गिल्स के थ्रू होता है ना, लैंड पे है तो लंग्स के थ्रू होगा। सिंपल सी बात है यार। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, सिंपल टाइप का इनमें सिस्टम होता है। ठीक है, सेल एग्रीगेशन या फिर टिश्यू सिस्टम, जैसे कि स्पंजेस, सीलेंट्रेट और फ्लैटवर्म्स। इनमें जो गैसियस एक्सचेंज है O2 और CO2 का, वो किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से, थ्रू देयर एंटायर बॉडी सरफेस, पूरी बॉडी सरफेस से होता है। ठीक है, O2 और CO2 का एक्सचेंज किन में, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है तुम्हारा अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म फ्लैटवॉर्म से ऊपर आता है ना, याद करो, स्पंज, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवॉर्म्स, एस्केल्मेंथीज, एनिलिडा, तो अर्थवॉर्म उसका मेंबर है। तो यहाँ पे मॉइस्ट रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन, तो जो अर्थवॉर्म है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है, उसकी स्किन गीली होती है और डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होता है तो उसके थ्रू वो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, उसके बाद आता है इंसेक्ट्स। ठीक है, अब एनिलिड से ऊपर क्या आते हैं तुम्हारे, इंसेक्ट्स आते हैं। तो इंसेक्ट में रेस्पिरेशन थ्रू दी ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। अब इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब होते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स कैसे, ट्रैकिया, अरे यार जैसे अपनी बॉडी में होते हैं ना ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना, वैसे ही इनमें भी होते हैं, बट ये एयर ट्यूब्स होते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन के, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हैं ये ट्यूब्स। ठीक है, अपनी बॉडी में डायरेक्ट नहीं होते कांटेक्ट में, लेकिन इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो ये बात समझो, जो इंसेक्ट हैं उनमें रेस्पिरेशन होता है ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम के थ्रू। ठीक है, जो कि नेटवर्क है तुम्हारा, ट्यूब लाइक नेटवर्क है, जहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन का फ्लो होता है। ठीक है, ओपनिंग होती है, स्पायरेकल्स, याद करो, अब तो पता नहीं कॉकरोच है कि नहीं है सिलेबस में, हमारे टाइम पे तो था। तो ये है। ठीक है, उसके बाद एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। अब एक्वाटिक हैं तो कुछ ना कुछ तो पानी वाली चीज़ें होनी चाहिए ना, एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, हैबिटेट याद करो शुरू में। तो रेस्पिरेशन थ्रू दी गिल्स। अब गिल्स तुम्हें पता है कि पानी में है तो गिल्स से रेस्पिरेशन करेंगे। तो जो एनिमल्स गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल में तो गिल की ज़रूरत नहीं है ना, गिल्स के लिए तो पानी, अगर पानी में हो तब तुम्हें गिल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उस रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हम लोग कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब आता है तुम्हारा वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में कौन, अगर फिश है पानी में रहती है तो गिल्स, एम्फीबियंस हैं पानी में और कहाँ रहते हैं तुम्हारे, लैंड पे भी रहते हैं, तो लैंड पे रहते हैं तो स्किन, पानी में रहते लैंड पे रहते हैं तो लंग्स, और पानी में रहते हैं तो स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेते हैं वो। अब रेप्टाइल्स तुम्हारे लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, रेप्टाइल्स मोस्टली तुम्हारे लैंड पे ही रहते हैं। बर्ड्स लंग्स से करते रेस्पिरेशन, ठीक है, मैमल्स लंग्स से करते रेस्पिरेशन। तो तुमने देखा होगा कि जैसे जैसे हम इवोल्यूशन में, या बोले तो जैसे जैसे हम एनिमल किंगडम में आगे बढ़ रहे हैं,
वैसे वैसे जो हमारे सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। पहले बॉडी सरफेस था, फिर हमारे ट्रैकियल ट्यूब आया, या पहले फिर मॉइस्ट स्किन आई, फिर ट्रैकियल ट्यूब्स आई, फिर गिल्स आई, फिर लंग्स आई। ठीक है, तो ये चीज़। अब स्पेशल केस समझो फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग रेस्पिरेशन 3 तरीके से करता है। नंबर 1 क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करता है। नंबर 2 ब्रोंको, और नंबर 2 लंग्स से भी करता है। ठीक है, एंड नंबर 3 क्या, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, क्योंकि वहाँ पे भी जो ब्लड की सप्लाई है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ के थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। ये वो सारा टेक्स्ट है। मैंने एनसीईआरटी इसलिए ऐड की है कि तुम्हें ये भरोसा रहे कि एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपर है ये तुम्हारा एपिग्लोटिस, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकस। ठीक है, अब समझो पूरा का पूरा ऊपर से ट्रेस करते हैं नीचे, उसके बाद ही डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 1 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नियर्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं तुम्हारे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक करेंगे। ठीक है, एल्विलाई तक। तो सबसे पहले क्या आते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर नेज़ल पैसेज। ठीक है, इसमें पहले पढ़ते थे, अभी तुम पढ़ोगे भी आगे, कॉन्ग का, उसमें एनाटमी में नेज़ल कॉन्ग के होते हैं, उसमें एयर साइनस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनाटमी फर्स्ट ईयर पढ़ोगे ये चीज़, तो इसलिए पढ़ते रहो। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, उसके बाद आता है तुम्हारा नेज़ल पैसेज, फिर आता है तुम्हारा नेज़ल चैम्बर। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा फेरिंग्स। नेज़ल चैम्बर के बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। अब फेरिंग्स तुम्हारा कॉमन पाथवे है किसके लिए, फूड और एयर के लिए। अब कहोगे कैसे, जैसे माउथ है, खाना खाते हो तुम, ठीक है, तो गला है ना, ये गला, इसके थोड़ा सा ऊपर अगर मैं कहूँ इस जगह पे अगर आप देखोगे तो युगला होता है, जो ऐसे लटका हुआ है ना, जो वो, तो ऊपर में क्या होता है तुम्हारा कि कैसे बताऊँ मैं यार तुम्हें, जैसे ऐसे समझो ये पैसेज है, तो इन दोनों, ये दोनों कहीं तो आके मिलेंगे ना। अगर कोई कॉमन पैसेज है, जैसे मान लो एक रास्ता है यहाँ पे, और इस रास्ते पे जैसे ये है, ठीक है, ये कॉमन रास्ता है, तो अगर इस पे आके मिलना है तो इधर से भी एक रास्ता होगा, एक इधर से भी रास्ता होगा। अब ये हो सकता है कि इस रास्ते पे तो मिलना है, बट एक यहाँ पे आके मिलना है, दूसरा यहाँ पे आके मिलना है। अब ये यहाँ से हो गया कॉमन पाथवे, तो ये तरीका है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो माउथ है और जो तुम्हारा नेज़ल पैसेज है या नेज़ल चैम्बर है, वो जहाँ पे ओपन होता है उसे कहते हैं हम फेरिंग्स। उस रीजन को फेरिंग्स रीजन कहते हैं। ठीक है, करोगे तुम, डायसेक्शन भी करोगे इसका। तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, जो कि कैसा है, तुम्हारा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, याद रखना। ठीक है, प्रोड्यूस साउंड, एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वैलोइंग। ठीक है, यानी कि अब एपिग्लोटिस क्या है, देखो एपिग्लोटिस तुम्हारा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस क्या करता है, जब तुम खाना खाते हो तो वो खाना तुम्हारा एयर पैसेज में ना चला जाए, तो उस एयर पैसेज को ऐसे बंद करके रखता है। ठीक है ना, अभी तुम पढ़ोगे ये एनाटॉमी है हेड एंड नेक में, तो उसमें क्या होता है, तुम्हारी कार्टिलेज होती हैं, उनका अरेंजमेंट ऐसे होता है। तो अब मैं कैसे बताऊँ, वो सब तो तुम्हारी आउट ऑफ सिलेबस है अभी के लिए, कुछ मत, वो पढ़ना भी नहीं है। बहुत से टीचर पढ़ा देते हैं, जैसे मैं एलन में पढ़ता था, तो नाम पता नहीं क्या है भाई, अभी नाम ले दिया हूँ, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, आ जाता है वैसे। तो ये हुआ, एक मेरी वीडियो पे आ चुका है यार कॉपीराइट। मैंने सोचा था कि अपनी जर्नी मेरी, मैं कहाँ पढ़ा हूँ, एलन में पढ़ा, फिर दूसरी कोचिंग में पढ़ा, फिर तीसरी में, फिर मैंने अटैम्प्ट दिए, फिर
मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मैंने कहा यूट्यूब पे पड़ी होगी, बढ़िया यार, लोग इन्जॉय करेंगे, देखेंगे। हाँ ऐसे ऐसे इतना टाइम लगा, बट भाई एलन ने कॉपीराइट भेज दिया यार। पूरा मतलब सीरीज़ की ऐसी तैसी कर दी कि शुरू से कहाँ से थे कहाँ पे। 2019 जब से मैं गया था तब से उस पर वीडियो पड़ी हुई थी, कॉपीराइट आया तो फिर मैंने हटा दी भाई, क्या कर सकते हैं अभी। जबकि जिस टीचर की मैंने वीडियो डाली थी वो टीचर अब एलन में है भी नहीं तब भी। तो ये है, ठीक है। एपिग्लोटिस कवर दी ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है? ग्लोटिस तुम्हारा जो विंड पाइप है, जो तुम्हारा ट्रैकिया है, उसके सबसे ऊपर वाली जो ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं? हम ग्लोटिस कहते हैं। और उस ग्लोटिस को कवर कर लेता है कौन? एपिग्लोटिस। एपी का मतलब ही क्या होता है? बाहर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एपिग्लोटिस कवर कर लेता है ग्लोटिस को ड्यूरिंग, जब तुम खाना निगलते हो उस टाइम पे, तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन दी लैरिंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा? ट्रैकिया विंड पाइप है। स्ट्रेट ट्यूब है तुम्हारी, डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। पीछे वर्टिब्रा हैं तुम्हारे, तो सबसे पहले क्या है तुम्हारा? सर्वाइकल, C7 T12, थोरेसिक के 12 वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा मैं उसमें लोकोमोशन वाले में, ठीक है। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे जाके ये डिवाइड हो जाता है। डिवाइड किधर होगा तुम्हारा? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी, फर्स्ट बार डिवीजन हुआ ना पहली बार, तो प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई में जो डिवीजन होगा वो सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई से जो डिवाइड होकर निकलेंगे वो टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई तक हो गया। उसके बाद आएंगे तुम्हारे क्या? ब्रोंक्यूल्स, यानी ब्रोंकाई से छोटे ब्रोंक्यूल्स आएंगे तुम्हारे, ठीक है। होल छोटा होता है तो उसी से समझ लो ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आएगा तुम्हारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल। उसके बाद तुम्हारे क्या आएंगे? वैसे तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी आते हैं, बट देख लेना, वो भी आगे पढ़ लेना। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एट द एंड ऑफ क्या आ जाते हैं तुम्हारी? एल्वलाई। तो ये डिवीज़न होते 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 सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है तुम्हारी? एल्वलाई। एल्वलाई कैसी है? थिन वॉल्ड है, हाईली वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। थिन वॉल यानी कि जो उसकी जैसे मान लो ये एल्वलाई है, ठीक है, तो ये जो वॉल है एल्वलाई की ये बहुत थिन है। यहाँ पे कौन सी? यहाँ पे एपिथेलियम होगी। एपिथेलियम, कौन सी एपिथेलियम होगी? अब क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन होना है तो थिन स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। अगर मोटा होगा तो फिर कैसे समझ लो डिफ्यूजन होगा, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, एल्वलाई। तो एल्वलाई में आप समझ जाओ क्या है? थिन वॉल्ड है। मैंने तो बताया थिन वॉल्ड क्यों। हाईली वास्कुलर, वास्कुलर का मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ही रिच है, रिच ब्लड सप्लाई है, ठीक है। तो O2 इंटू दी ब्लड एंड CO2 आउट। अब इस जगह से O2 हमारे ब्लड के अंदर चली जाएगी और CO2 यहाँ से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 कंडक्टिंग पार्ट एंड नंबर 2 इज रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंजिंग पार्ट। यानी एक तो वो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एयर को लेके जाएगा उस जगह तक जहाँ पे CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो तुम्हारा पार्ट है वो क्या है? तुम्हारा कंडक्टिंग पार्ट है। यानी यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर इसका फंक्शन क्या है? पहला तो यही है कि ये एयर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू द प्लेस वेयर द O2 एंड CO2 गेट एक्सचेंज्ड, ठीक है। तो नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर। सेकंड इसका काम है रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। अब जैसे एयर के साथ साथ में डस्ट पार्टिकल हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गई, जो भी एलर्जन वगैरह हैं वो हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? तुम्हारी हवा के साथ जब तुम सांस लेते हो अंदर चले जाते हैं। अगर वही लंग्स में चले जाएंगे अंदर तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिविटी, अस्थमा और ये सारी चीज़ें होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इन फॉरेन पार्टिकल्स को जो हमारी नोज़ है, नोज़ में जैसे हेयर्स होते हैं तो वो कुछ प्रिवेंट करते हैं अंदर जाने से। उसके बाद बहुत सारा जो पाथवे है हमारे लंग्स तक जाने का, उसमें बीच में यहाँ पे कॉन्ग का प्रेजेंट होते हैं। तो कॉन्ग के क्या होते हैं? उससे घुमावदार रास्ता होता है उसमें, तो वहाँ पे एयर टकराती है, ठीक है। तो जो भी पार्टिकल हैं वो कुछ वहाँ पे जाके एड्जॉर्ब हो मतलब हाँ एड्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ रुक जाते हैं इस तरीके से। उसके बाद ह्यूमिडिफाई एयर। जब एयर इतना लंबा पैसेज हमारी इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें
क्या करती है, ट्रैवल करती है, तो क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं, जैसे तुम जब सांस बाहर निकालते हो तो तुम उसमें वाटर वेपर्स भी आते हैं, तो उस वजह से जो ड्राई एयर होती है उसको क्या कहते हैं, वो ड्राई एयर है, वो क्या, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो तुम्हारे वाटर है, वाटर वेपर्स हैं, वो प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो ड्राई एयर है उसको ह्यूमिडिफाई कर देते हैं। दूसरा, जो एयर है जिसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से ज़्यादा है, तो वार्म एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आते हैं। ये 4 काम हैं तुम्हारे किसके, कंडक्टिंग सिस्टम के। अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो उनमें से ये 3 दे दिए होंगे और एक ऑप्शन गायब कर दिया जाएगा। तो तुम्हें समझना चाहिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैंने ये तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो तुम्हारा इस फॉर्म में है कि तुम्हें अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे या कैसे तुम्हें याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। तो दूसरा हो गया तुम्हारा रेस्पिरेटरी पार्ट और फिर एक्सचेंज वाला पार्ट। तो एक्सचेंज वाले पार्ट में तुम्हारा क्या आएगा, एल्वलाई और एल्वुलर डक्ट आएंगे। फंक्शन क्या है वहाँ पे, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है, ये बात मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ पहले से। तो अब लंग्स के बारे में बात करें, लंग्स हमारा प्राइमरी अब ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, तो थोड़ा बहुत तो लंग्स के बारे में ही पता होना चाहिए ना। तो लंग्स, 2 लंग्स हैं हमारी, कवर्ड बाई डबल लेयर्ड प्लूरा, जो मेम्ब्रेन है जो तुम्हारा लंग्स को कवर करती है उसे क्या कहते हैं, प्लूरा, और वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। पैराइटल प्लूरा और बिस्रल प्लूरा, बिस्रल प्लूरा हमारी लंग्स के साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है। पैराइटल प्लूरा जो हमारा रिब केज है, ठीक है ना, जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, रिब्स हैं और नीचे डायफ्राम है, तो इसके साथ में जो रिब्स के साथ में जो तुम्हारी लेयर कॉन्टैक्ट में होती है वो होती है पैराइटल प्लूरा। इन दोनों के बीच में गैप होता है, प्लूरल स्पेस, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है प्लूरल फ्लूइड, इन दोनों लेयर के बीच में होता है, ठीक है, पैराइटल प्लूरा और बिस्लर प्लूरा के बीच में। दिखाता हूँ कहाँ पे, ऐसे ये है ना, देखो, ठीक है। अब ये है, इसमें समझो, ये दोनों तुम्हारी प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये दोनों तुम्हारी प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये वाली है तुम्हारी कौन सी, पैराइटल प्लूरा, ये वाली है तुम्हारी विसरल प्लूरा, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है ये 3D में है, समझो, ठीक है, ये देखो इधर भी है, तो इस स्पेस को क्या कहते हैं हम, प्लूरल स्पेस। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड, जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है, ये हो गया। तो प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर, ये देखो आगे लिखा भी है, आउटर प्लूरा थोरेसिक लाइनिंग और इनर प्लूरा लंग सरफेस के साथ में कांटेक्ट में होती है, ठीक है। अभी हमारा थॉरेक्स रीजन है, ये हमारा चेस्ट है, ये हमारा थॉरेक्स रीजन होता है, ठीक है। तो इसके साथ में जो लाइनिंग करता है वो पैराइटल प्लूरा होता है, ये बात आई समझ में। अब थोरेसिक चैम्बर, जो हमारा ये थोरेसिक चैम्बर है ये कैसे बना हुआ है, ठीक है, तो फॉर्म्ड बाई, अब समझो, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल और इन्फीरियर क्या है ये। तो थोरेसिक चैम्बर है हमारा वो एयर टाइट कैविटी है। एयर टाइट कैविटी का मतलब ये है कि वहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है, एयर, उसके बीच में एयर नहीं है, ये बात समझो। तो वहाँ पे देखो एक आगे NCERT में लाइन लिखी है कि जो भी तुम्हारा थोरेसिक चैम्बर में तुम्हारे जो चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली तुम्हारे लंग्स के वॉल्यूम में तुम्हें चेंज वो ऑब्जर्व होंगे, है ना, ये चीज़ है। तो वो आगे लाइन तुम्हें तभी समझ में आएगी कैसे। तो यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है वो कैसे बना हुआ है। तो डोर्सल यानी कि पीछे, डोर्सल सरफेस कौन सी है, पीछे वाली, वेंट्रल सरफेस है आगे वाली, और लेटरल सरफेस है साइड वाली, ठीक है। ये हमारी एक्सिस है, बॉडी एक्सिस है, मिडिल एक्सिस। तो यहाँ से ही हम देखते हैं। अब जो पीछे की साइड में उसे कहेंगे डोर्सल सरफेस, जो आगे है वो है वेंट्रल सरफेस, साइड में है वो है लेटरल सरफेस, और जो नीचे यहाँ पे, क्योंकि अब ये हमारा पूरा, देखो ये वाला हमारा पूरा थॉरेक्स रीजन है, तो अब जो नीचे की तरफ में है इन्फीरियर, ऊपर है सुपीरियर, नीचे इन्फीरियर, ठीक है। तो डोर्सल सरफेस पे तो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम है बीच में, उसके बाद लेटरल साइड में रिब्स हैं, और नीचे की तरफ में तुम्हारा डायफ्राम है। तो ये तुम्हारा क्या बनाता है, थोरेसिक चैम्बर बनाता है, जो कि एक एयर टाइट कैविटी है। अब चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम, देखो यही लाइन में कह रहा था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तुम्हारा क्या कहता है कि चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लंग्स वॉल्यूम।
यानी कि जो तुम वॉल्यूम चेंज करोगे थोरेसिक कैविटी में वो तुम्हारा रिफ्लेक्ट होगा किस में, लंग के वॉल्यूम चेंज में। ये है इस बात का मतलब, ठीक है। तो आगे है ब्रीदिंग मैकेनिज्म। अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म देखो इन फॉलोइंग स्टेप्स में होता है, तो ये तो तुम पढ़ चुके हो पहला वाला स्टेप कि ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन CO2 ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज आउट। यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या है, जो हमारी ब्रीदिंग है, नॉर्मली ब्रीदिंग में क्या है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है जिसमें ऑक्सीजन है वो तो हमें लंग्स तक ले जानी है, और जो CO2 रिच एयर है, ठीक है, एल्वलाई में आई है हमारी बॉडी से कलेक्ट होके ब्लड के थ्रू, वो कहाँ निकालनी है, बाहर निकालनी है। तो पहला तो यही हो गया। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट क्या आता है, जो एयर अंदर गई है वहाँ पे डिफ्यूजन होगा तो O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा एल्व्यूलर लेवल पे, यानी एल्वलाई की लेवल पे। यहाँ पे एल्वलाई की मेम्ब्रेन होगी, इधर ब्लड है उधर एयर है, बीच में एल्वलाई की मेम्ब्रेन है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन होगा तो O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा उस जगह पे। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय द ब्लड मतलब O2 और CO2 दोनों का ट्रांसपोर्ट लंग्स तक कैसे होगा, ब्लड के थ्रू होगा। जैसे अब O2 तुम्हारी लंग्स के पास में ज़्यादा है एल्वलाई में, तो वहाँ से जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं वहाँ तक जानी है तो ब्लड के थ्रू जाएंगे। CO2 जो वहाँ पे सेलुलर ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुई होगी, तो वो CO2 तुम्हें लंग्स तक वापस लानी है, वो कौन लाएगा, ब्लड लाएगा। उसके बाद डिफ्यूजन होगा वापस से किसका, O2 एंड CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड तो हमारा ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है O2 CO2 का। अब O2 जो हमारी गई है वो टिश्यू के पास में जाएगी, और टिश्यू ने जो CO2 प्रोड्यूस की है वो वापस से ब्लड में आएगी, ठीक है। अब वापस से ब्लड में आ गई तो वो जो CO2 है वो फिर वो तुम्हारी कहाँ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी, और लंग्स से कहाँ निकल जाएगी, बाहर। तो यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाई सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन जो मैंने ऊपर समझाया था, एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन एज इन टेन चैप्टर नंबर 12, ठीक है ना। और जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो बाहर निकलेगी। तो इन शॉर्ट में समझ लो तुम, पहला वाला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा एटमॉस्फेयर के लेवल पे, ठीक है। दूसरा, CO2 और O2 का डिफ्यूजन होगा एल्वियोलर लेवल पे। तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है ब्लड के थ्रू, O2 और CO2 दोनों का। चौथा, डिफ्यूजन होगा तुम्हारा कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे, जहाँ पे ऑक्सीजन तुम्हें दी जाएगी टिश्यू को और CO2 टिश्यू से ली जाएगी। चौथा, सेल्स क्या करती हैं O2 का, O2 का यूटिलाइजेशन करती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और फैट। तो अब हम समझते हैं क्या, ब्रीदिंग, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग वेंटिलेशन 2 स्टेजेस में होता है, कौन सा, एक तो इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में एयर एंटर्स दी लंग्स, एक्सपायरेशन में एयर लीव्स दी लंग्स, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग क्या है, देखो सबसे बात तुम्हें पता है, एक बात तो तुम्हें बहुत पहले से पता है, फिजिक्स से भी पता है कि जो मूवमेंट ऑफ गैसेस होता है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें सांस लेनी है अंदर, अगर हमें हवा अंदर लेनी है तो हमें अंदर लो प्रेशर क्रिएट करना होगा, बाहर जितना प्रेशर है उसके कंपैरिजन में, तभी तो हवा अंदर जाएगी। और जब हमें हवा बाहर निकालनी है तो हमें अंदर का प्रेशर बढ़ाना होगा कंपेयर टू बाहर, क्योंकि बाहर के प्रेशर का तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो ना, समझ रहे हो। इसीलिए तो हम जो थॉरेसिक वॉल्यूम है उसको कम ज़्यादा करके वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो मूवमेंट ऑफ एयर अकर्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूवमेंट ऑफ एयर होता है, ठीक है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर जाती है बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। इफ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, जो लंग्स का प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, देन एयर मूव्स इनटू द लंग्स, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इंस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। जो पल्मोनरी प्रेशर है हमारा, जो लंग्स का प्रेशर, अब पल्मोनरी प्रेशर कैसे क्रिएट होता है ये तुम्हें पता है। देखो अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊँ तो पैराइटल प्लूरा और बेसिलर प्लूरा थी, ठीक है ना। अब लंग्स तो एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं क्योंकि लंग्स तो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है ना, एक्सपेंड क्या हो रहा है तुम्हारा, एक्सपेंड हो रहा है तुम्हारा थॉरेसिक कैविटी।
तो जब थोरेसिक कैविटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर अंदर आ जाएगी। ठीक है, सेम जब तुम सांस निकालते हो तो वो जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है उन दोनों के बीच में। अब वॉल्यूम कम हो गया तो क्या हुआ, वहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और बाहर प्रेशर कम है तो हवा बाहर निकल जाएगी। उसको क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। तो जब भी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा बाहर के प्रेशर से तो एयर मूव्स इनटू द लंग्स, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इंस्पायरेशन। इफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स एंड इट इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन कहेंगे। अब कौन कौन सी मसल हैं जो इन्वॉल्व होगी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में? ठीक है, इन्हीं मसल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, तुम्हारा जो थोरेसिक कैविटी है उसके वॉल्यूम में चेंज करेंगे। और जो थोरेसिक कैविटी है, क्योंकि एयर टाइट चैम्बर है, तो जो थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज होगा वही डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा हमें किस में, लंग के वॉल्यूम चेंज में। ठीक है, तो पहली मसल आती है तुम्हारी डायफ्राम, दूसरी आती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और तीसरी आती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब डायफ्राम तो तुम समझते हो क्या है, जो तुम्हारा थोरेसिक कैविटी है, जो तुम्हारा एब्डोमेन है, जो तुम्हारा पेट है, और जो तुम्हारी छाती है, इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन होता है मसल का, उस मसल का नाम है डायफ्राम। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना, जो तुम्हें समझ में आ जाए। दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब ये दो रिब्स हैं, दो रिब्स के बीच का जो स्पेस है वो इंटरकॉस्टल स्पेस कहलाता है। उसके बीच में क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। जो बाहर की तरफ में मसल है उसे कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और जो अंदर की तरफ में मसल है उसे कहेंगे हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, तो वैसे तो तुम आओगे यार MBBS में, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें फर्स्ट ईयर में। ये सारी चीज़ें तुम डायसेक्ट करके देखोगे कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के फाइबर्स कैसे जुड़े हुए हैं, ऑब्लिक जुड़े हुए हैं कि सीधे जुड़े हुए हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल के फाइबर्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाली रिब में कहाँ जुड़े होंगे, नीचे वाली रिब में कहाँ जुड़े होंगे। ठीक है, तो तुम सारा कुछ पढ़ोगे। इसलिए अभी लेमन लैंग्वेज में समझ लो, जो तुम्हें NCERT समझ में आ जाए, उसके बाद फिर तुम टेक्निकल वैसे ही समझोगे आगे। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो डायफ्राम मैंने बता दिया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, दो रिब्स के बीच में जो मसल है बाहर की तरफ में वो एक्सटर्नल है, और उसके अंदर जो मसल है वो इंटरनल है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। अब कैसे होगा तुम्हारे, अगर तुम्हें इंस्पायरेशन करना है तो तुम्हें पता है कि अंदर हमें कम प्रेशर होना चाहिए। कम प्रेशर कैसे होगा, वॉल्यूम बढ़ा के होगा। तो वॉल्यूम हम कैसे बढ़ाएंगे, एक तो जो तुम्हारी कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ठीक है, उसको हम बढ़ा देंगे तो, और जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको बढ़ा देंगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे, देखो, अब डायफ्राम तुम्हारा नीचे है, ठीक है, तो डायफ्राम नॉर्मली कैसे रहता है, डायफ्राम नॉर्मली तुम्हारा डोम शेप रहता है, ऐसे रहता है। अब जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो अब तुम खुद सोचो, अब ये वाला स्पेस तो खाली हो गया ना, तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस थी उसका वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, तुम्हारी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो, अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हैं जो तुम्हारी ये वाली मसल्स हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, ये तो वर्टिकल हो गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तुम्हारी उसका क्या होगा, उसमें क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का वॉल्यूम इंक्रीज कौन कराता है, यानी हॉरिजॉन्टल में वॉल्यूम कौन इंक्रीज कराता है, तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, और वर्टिकल में कौन कराता है, तुम्हारा डायफ्राम। तुम खुद सोचो, डायफ्राम नीचे, तो डायफ्राम ऐसा है, अभी डोम शेप है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसे होगा, तो ये वॉल्यूम बढ़ गया ना इतना, जैसे अभी मान लो ऐसे है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम, अभी तो ये नीचे है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये इतना वॉल्यूम बढ़ गया, ये तो ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में हो गया। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कौन तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ाता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, इतना याद रखो अभी तो ये हो गया तुम्हारा। आप टेक्निकल टर्म में समझो, अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस अब देखो कौन सी है, एंटीरियर ऊपर की तरफ में, पोस्टीरियर नीचे की तरफ में। ठीक है, अब दूसरी तुम्हारी कौन सी, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस है। डोर्सल मैंने कहा था पीछे, वेंट्रल मैंने कहा था आगे।
ठीक है। तो जो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस है और एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस है तुम्हारी, ऊपर की तरफ में एंटीरियर, नीचे की तरफ में पोस्टीरियर, सिंपल समझ लो। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, जब हमारी जो रिब्स के बीच में मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो स्टर्नम क्या हुआ, रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड, रिब्स और स्टर्नम है तुम्हारा वो फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करता है। तुम खुद सांस लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो तुम्हारा रिब्स है और स्टर्नम है वो तुम्हारा बाहर की तरफ में, ऊपर की तरफ में जाता है। तो इसकी वजह से जो तुम्हारा वॉल्यूम है, थोरेसिक वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाता है। कौन सी एक्सिस में, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो ओवरऑल क्या हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया। और तुम्हें पता है थोरेसिक वॉल्यूम, क्योंकि एयर टाइट चैम्बर है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर तुम्हें पता है वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो वी बढ़ेगा पी घटेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा जो पल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो गया, तो एयर एंटर इनटू द लंग्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। सिंपल है। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दो मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन में, डायफ्राम रिलैक्स, डायफ्राम फिर से डॉम शेप हो गया, जो वॉल्यूम बढ़ा था वो कम हो गया, इंटरकॉस्टल मसल ये भी रिलैक्स हो गई। ठीक है। तो रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजीशन। जो रिब्स और स्टर्नम थे तुम्हारे वो अभी फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव किए थे ना, तो क्या हुआ अब तुम्हारा, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चले गए। तो थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया, और वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर तुम्हारा पता है, हाँ थोरेसिक वॉल्यूम कम हुआ तुम्हें पता है पल्मोनरी प्रेशर भी कम हो जाए, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाए, क्योंकि एयर टाइट चैम्बर है। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो, तो एयर तुम्हारी लंग से बाहर चली जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन एक तुम्हारी पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पे कोई एटीपी का यूज़ नहीं होता। और इंस्पायरेशन है तुम्हारी वो एक्टिव प्रोसेस है, वहाँ एटीपी की यूज़ होती है। ठीक है। ये हो गया। अब एडिशनल पॉइंट क्या है, एब्डोमिनल मसल्स आर ऑल्सो हेल्प इन फोर्सफुल ब्रीदिंग। अब जो तुम्हारी पेट की मसल है इन्हें क्या कहते हैं, एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है। सिक्स पैक्स एब्स जो वो वाली मसल्स। ठीक है। अब वो वाली मसल कब तुम्हारी रेस्पिरेशन में काम करेंगी, जब तुम्हें फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी होगी। ज़बरदस्ती जब तुम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो तो उसमें तुम्हारी कौन सी होगी मसल इन्वॉल्व, एब्डोमिनल मसल भी हेल्प करेंगी। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट तुम्हारा क्या है, 12 से 16 ब्रीदिंग पर मिनट्स। स्पायरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द लंग वॉल्यूम एंड एसेस द पल्मोनरी फंक्शन। स्पायरोमीटर एक तुम्हारी डिवाइस होती है, ठीक है ना, तुम प्रैक्टिकल करोगे। ये टोटल वॉल्यूम जो लंग कैपेसिटी है उसको तुम नापोगे। तुम्हारा जो फिजियोलॉजी में तुम्हारे प्रैक्टिकल होंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स में, तो ये भी आता है, हमारे प्रॉफ में भी आता है, प्रॉफ एग्ज़ाम में। तो ये हो गया, स्पायरोमीटर एक डिवाइस है जिससे तुम लंग्स के वॉल्यूम को मेज़र करोगे। ठीक है। और पल्मोनरी फंक्शन ये हो गया। तो अब ये वाला डायग्राम समझ लो, देखो। ठीक है। एयर एंटर दी लंग्स, क्यों, क्योंकि तुम्हारा रिब्स और स्टर्नम रेज हुआ तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है। और तुम्हारा डायफ्राम कॉन्टैक्ट हुआ, डायफ्राम तुम्हारा जब फ्लैट हुआ तो तुम्हारा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ा, अल्टीमेटली तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, एयर अंदर आ गई। अब देखो ये डायफ्राम, इसमें देखो यहाँ पे ज़्यादा डोम शेप है ऐसा। ठीक है। तो अब ये क्या है, ये रिलैक्स हुआ तो आर्च शेप हो गया या डोम शेप, कैसा भी तुम इसको बोल सकते हो। तो वॉल्यूम है तुम्हारा वो कम हो गया। ठीक है। अब रिब्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, रिब्स और स्टर्नम, तो तुम्हारा जो डोर्सोवेंट्रल में वॉल्यूम बढ़ा था वो भी तुम्हारा नॉर्मल हो गया। तो जो एयर थी वो बाहर निकल जाएगी लंग से। सिंपल है। अब समझो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम समझ लो। ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या क्या हैं। नंबर 1 टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी तुम नॉर्मल सांस ले रहे हो जैसे, तो जो वॉल्यूम का एक्सचेंज हो रहा है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। कितना होता है, 500 ml होता है। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तुम नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो। ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, तुम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो। ठीक है। अब तुम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो तो नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद ऐसे
अब तुम एक्स्ट्रा जितना एयर और अपने अंदर ले सकते हो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे नॉर्मल तुम्हारा ये होगा, नॉर्मल इंस्पिरेशन हुआ टाइडल वॉल्यूम। अब जितनी एयर मैंने अंदर एक्स्ट्रा ली है और जितनी मैंने नॉर्मल ली है, उन दोनों को मिला के मैं क्या कहूँगा, मेरा क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है, नॉर्मल तो 500 ml ये थी और उसमें तुमने फोर्सफुल और ले ली, तो अब टोटल जितनी हो गई वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद तुम जो फोर्सफुल एयर अंदर ले लेते हो, टोटल एयर जो होगी तुम्हारी वो कितनी होगी, 2500 से लेके 3000 ml तक। ठीक है, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे अब तुम सांस छोड़ते भी हो नॉर्मली ऐसे, तो तुमने निकाल दी सांस। अब एक्स्ट्रा तुम और कितनी फोर्सफुली निकाल सकते हो, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, अब तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि तुम सांस ले तो ज़्यादा सकते हो लेकिन उतनी निकाल नहीं सकते हो, समझ रहे हो, इसलिए तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से कम होता है। ठीक है, ये तुम्हारा 1000 से लेकर 1100 ml तक है। दैट इज द एडिशनल एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, नॉर्मल तुमने एक्सपायरेशन कर दिया, अब तुम कितनी और फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हो, क्या कहलाई तुम्हारी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब रेसिडुअल वॉल्यूम इज दैट एयर जो तुम फोर्सफुल एक्सप्रेशन करने के बाद भी तुम्हारे लंग्स में रह जाती है, वो कहलाती है तुम्हारी रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी तुमने फोर्सफुल एक्सप्रेशन कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी तुम्हारे लंग्स में जो एयर रह जाएगी, तो एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी फोर्सफुल एक्सप्रेशन करने के बाद तुम सोचो कि सारी की सारी एयर बाहर निकल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो एयर बच जाएगी वही तुम्हारी क्या कहलाएगी, रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी, जो कि 1100 से 1200 ml तक होती है। A healthy person breathe about 12 to 16 times per minute and move about 600 to 800 ml per minute। ठीक है ना, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन वेरी भी करती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ लंग्स। अब कैपेसिटी वॉल्यूम से मिलके ही बनी है तुम्हारी कैपेसिटी। ठीक है, तो अब देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तुम्हारी कितनी है, यानी इंस्पायर करने की कैपेसिटी तुम्हारी कितनी है, तो मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब देखना, नॉर्मल एक्सपायरेशन तुमने कर दिया, अब तुम कितनी एयर और इंस्पायर कर सकते हो, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया तो नॉर्मल इंस्पायरेशन भी करोगे, और नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन क्या कहलाता है तुम्हारा, टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम तुमने अंदर ले लिया। अब तुम फोर्सफुल और कितना इंस्पायर कर सकते हो, वो तुम्हारा हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तुम्हारा क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये तुम ऐड करके लिख लोगे। मैक्सिमम वैल्यूज में ले रहा हूँ 500 प्लस 3000। ठीक है, ये हो गया। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तुमने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, ठीक है, अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तुम्हें नाप दी, तो तुमने नॉर्मल इंस्पायर किया, उसके बाद तुम कितना एक्सपायर कर सकते हो, जैसे ये होगा तुम्हारा एक्सपायर नॉर्मल, इंस्पायर नॉर्मल। अब तुमने नॉर्मल इंस्पिरेशन कर दिया, अब तुम कितना एक्सपायर कर सकते हो, कितना तुम बाहर निकाल सकते हो, तो नॉर्मल तुमने इंस्पिरेशन कर लिया तो नॉर्मल एक्सपिरेशन भी करोगे टाइडल वॉल्यूम। अब एक्स्ट्रा और कितना बाहर निकालोगे, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। तो उसमें तुम्हारा क्या जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी 500 ml प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, ये था 1200 ml। ठीक है, नहीं 1100 था, सॉरी माय मिस्टेक, ये है यहाँ पे तुम्हारा 1100 ml। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर तुम्हारी बॉडी में या तुम्हारी लंग्स में रह जाती है, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन तुम्हें पता है टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम हटा दो, अब कितनी अंदर बची तुम्हारी, एक तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचा और दूसरा रेसिडुअल वॉल्यूम बचा, तो ये दोनों हो गए तुम्हारे कितना, 1100 प्लस 1200। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में तुम्हें क्या करना है, टोटल एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है,
जैसे कि वाइटल कैपेसिटी है जो लंग्स की, तो मैक्सिमम एयर एक्सहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन और इनहेल्ड आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। यानी कि अब ये देखो, तुमने सबसे पहले फोर्स्ड एक्सपायरेशन किया, ठीक है, अब तुम जितनी एयर इनहेल कर सकते हो ये, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी हो गया। अब तुमने जब तुमने क्या किया था, फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया था, तो तुमने जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वो भी बाहर निकाल दिया था। तो जब तुम सांस लोगे तो सबसे पहले तो तुम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लोगे, उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग यानी कि टाइडल वॉल्यूम लोगे, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लोगे। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद जो कैपेसिटी आती है वो कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अब टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, इसमें तुम सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर दो। ठीक है, टोटल एयर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद टोटल एयर तुम्हारी बॉडी में जितनी भी है, टोटल लंग्स में जितनी भी है, वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी टीएलसी कहलाएगी। जैसे आप समझो कितनी है तुम्हारी अंदर एयर। ठीक है, एक तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया अंदर, उसके बाद तुमने टाइडल वॉल्यूम हो गया तुम्हारे अंदर, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया तुम्हारे अंदर, और रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया। तो इन सबको तुम ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना, मैचिंग वाला क्वेश्चन आया था मेरे एग्ज़ाम में, ये नीट में, और एमबीबीएस में भी आ ही आता है इस पर क्वेश्चन कई बार। टर्मिनल्स में तो आ ही जाता है, प्रॉप में ना आए तो अलग बात है। अब गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी, प्राइमरी साइड क्या है तुम्हारी, एल्वलाई ऑफ द लंग्स, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। अब गैस एक्सचेंज अकर एट टू प्लेसेस, कहाँ पे होती है, दो जगह पे, एक तो एल्वलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा वहाँ पे तो तुम्हारे अंदर ब्लड में चली गई एयर, ऑक्सीजन, फिर उस ऑक्सीजन को टिश्यू को भी तो देना है, तो दूसरा होता है तुम्हारा ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसियस एक्सचेंज, दो जगह पे होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ गैसियस एक्सचेंज होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, तभी तो गैस एक्सचेंज होगी, तभी तो डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन तुम्हें पता है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो जहाँ एयर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से इधर कम होगा उधर जाएगी। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा तुम्हें पता है कि एयर का एक्सचेंज होता है। तो अगर सिंपल डिफ्यूजन है तो तुम्हें पता है वहाँ पे ग्रेडियंट होना चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एयर है तो प्रेशर, ठीक है, और अगर कोई सॉल्यूट होता तो उसकी कंसंट्रेशन हम ले लेते। ठीक है, अब ये हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का क्या मतलब है, यहाँ पे 4 गैस हैं। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो इससे मेरा मतलब ये है कि प्रेशर ऑफ O2 अपॉन टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर किसका, सभी गैसेस का। जैसे अब मान लो तुमने जब सांस ली तो उसमें ऑक्सीजन भी थी, उसमें CO2 भी थी, उसमें नाइट्रोजन भी थी। तो पार्शियल प्रेशर से मतलब मुझे ये है कि ये टोटल प्रेशर हो गया, उसमें ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डाल्टन लॉ ये हो गया तुम्हारा। तो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी गैस किधर मूव करेगी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, यानी मिक्सचर ऑफ गैस में एक इंडिविजुअल गैस द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वही क्या कहलाता है, तुम्हारा पार्शियल प्रेशर कहलाता है, जो कि मैंने तुम्हें इस फॉर्मूले से दिखाया। ठीक है, अब हो गया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम PO2 से दिखाएंगे, CO2 का PCO2 से दिखाएंगे। अब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस, तो क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वलाई से किधर जाएगी, ब्लड में जाएगी, ब्लड से कहाँ जाएगी, टिश्यू में जाएगी। टिश्यू में क्या है तुम्हारी, टिश्यू किससे मिलकर बना है, सेल से, और सेल्स में क्या होगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ पे क्या बनेगी तुम्हारी CO2 बनेगी। तो CO2 कहाँ पे ज़्यादा है, CO2 तुम्हारी एल्वलाई वहाँ पे टिश्यू लेवल पे ज़्यादा है, तो जो तुम्हारी CO2 है वो उल्टा डिफ्यूज़ करेगी लंग्स की तरफ में। तो CO2 क्योंकि वहाँ टिश्यू लेवल पे बन रही है तो वहाँ उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो टिश्यू से जाएगी किस में, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जाएगी, एल्वलाई में, एल्वलाई से कहाँ चली जाएगी तुम्हारी, बाहर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अफेक्ट होगी, यानी कि जो गैस है तुम्हारी वो ब्लड में तुम्हारी सॉल्युबल होगी। तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो करेगी डिपेंड सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। ठीक है, अब देखो कैसे फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, यानी गैस कितनी सॉल्युबल, जो ज़्यादा सॉल्युबल गैस होगी, ठीक है ना, या जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी सॉल्युबल हो जाएगी। तो ये हो गया। अब CO2
20 से 25 टाइम हाइयर सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन से, यानी CO2 जल्दी तुम्हारी ब्लड में सॉल्युबल हो जाएगी कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। और CO2 से भी ज़्यादा किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, यानी CO की, वो उससे भी ज़्यादा उसकी एफिनिटी है, समझ रहे हो। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है, CO2 की ज़्यादा है, कितनी, 20 to 25 टाइम्स हाइयर देन O2, ठीक है। तो CO2 डिफ्यूज फास्टर देन O2, CO2 डिफ्यूज होगी फास्टर देन O2 क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अब जो तुम्हारा जो डिफ्यूजन होगा वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, तो वो मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है इस बात भी तो डिपेंड करेगी। अब तुम खुद समझो, एक इतनी मोटी एक इतनी पतली है, ठीक है, मेम्ब्रेन, उसके थ्रू एयर को जाना है तो कम जगह ट्रेवल करनी पड़ी, एक इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, ठीक है ना, इतनी बड़ी, तो उसमें देखो जगह ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करता है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस किस से बना है, चलो देखते हैं। देखो ये तुम्हारी एल्वलाई की कैविटी है, ये एल्वलाई की एंडोथीलियम लेयर है, ठीक है, जो कि स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी है। उसके बाद ये बीच में क्या आया तुम्हारा, ये बीच में ये तुम्हारा क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद ये तुम्हारा क्या है, ये पूरी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल की ये वाली वॉल किससे बनी है, एपिथेलियम से बनी है, तुम्हें पता है, स्क्वामस एपिथेलियम से। उसके बाद आया ब्लड। तो क्या क्या चीज़ें बीच में आई एयर और ब्लड के बीच में, पहला तो एल्वलाई की एंडोथीलियम आई, यानी एल्वलाई की जो वॉल है वो आई। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन आई, ठीक है ना। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में तुम्हारा क्या, बेसमेंट सबस्टेंस होंगे, जिसमें तुम्हारा हाइलुरोनिक एसिड होगा, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, पॉलीसैकेराइड्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो सबसे पहले क्या आया तुम्हारा, सबसे पहले आया तुम्हारा एंडोथीलियम ऑफ एल्वलाई। फिर आया तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसमें बेसमेंट सबस्टेंस होंगे। उसके बाद क्या आया, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। उसके बाद आया ब्लड। तो एयर और ब्लड के बीच में कौन कौन सी चीज़ आई तुम्हारी, एक तो एल्वियोलर एपिथेलियम आई जो कि स्क्वेमस सेल की बनी है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आई। उसके बाद तुम्हारा क्या आया, कैपिलरी एंडोथीलियम, यानी जो कैपिलरी है, जो ब्लड वेसल है, उसकी एंडोथीलियम आई। वो भी किससे मिलके बनी है, स्क्वेमस सेल से मिलके बनी है। तो स्क्वेमस सेल्स ऑफ एल्वलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर स्क्वेमस सेल्स ऑफ कैपिलरी, फिर क्या है तुम्हारा ब्लड। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। और ये मेम्ब्रेन जितनी थिन होगी, 1 mm होती है, मतलब 1 mm जो मेनली जो पैरामीटर है कि 1 mm से थिक होनी चाहिए, ठीक है। जब ये बढ़ जाती है तो क्या होता है तुम्हारा, तो रेस्पिरेटरी में डिस्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं बात कर रहा था किसकी, कि पार्शियल प्रेशर कौन सी गैस का कितना है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करती है। तो देखो अब सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर में। तो O2 हमें बाहर से अंदर लेनी है, तो तुम्हें पता है ऑब्वियसली जो O2 का पार्शियल प्रेशर होगा वो बाहर ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से ही तो कम प्रेशर पे जाएगी गैस। तो O2 का पार्शियल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में है वो कितना है, 159 mm/Hg। तो एल्वलाई में इससे कम होगा, कितना होगा, 104। अब एल्वलाई से कहाँ जाना है, ब्लड में, तो ब्लड में और भी कम होगा, कितना होगा, 40 और 95 और 40। क्या बात समझे। तो एल्वलाई तक तो तुम्हारा क्या, अब एयर तुम्हारी एटमॉस्फेयर से एल्वलाई में आ गई, क्योंकि वहाँ पे 159 से 104 था तुम्हारा क्या, पार्शियल प्रेशर था। तो तुम्हें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ गई। अब एल्वलाई के पास में ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा। तो अब बात सुनो, अब ब्लड आया उसमें, क्योंकि अब ब्लड टिश्यू से आ रहा है तो उसमें किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो टिश्यू से आई है, ठीक है। कंपैरेटिवली किसका कम होगा, ऑक्सीजन का कम होगा, ठीक है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा और CO2 का ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे है कि नहीं है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, क्योंकि अब O2 तो तुम्हें पता है एटमॉस्फेयर में है, तो वहाँ पे उसका हाई प्रेशर होगा। बाकी तुम कहीं भी जाओगे अपनी बॉडी में तो वहाँ O2 का लो ही प्रेशर होगा, ठीक है। अब CO2 तुम्हारी कहाँ पे बन रही है, सेल्स में। तो सेल्स में ऑब्वियसली CO2 तुम्हारा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसको बाहर निकालना है तुम्हें। तो 159 तुम्हारा एटमॉस्फेयर में, 104 तुम्हारा एल्वलाई में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तुम्हारा कितना है, O2 का पार्शियल प्रेशर 40। और ऑक्सीजनेशन होने के बाद उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी एल्वलाई में चली गई, और जब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो उसमें कितनी है, 95 है पार्शियल प्रेशर। और टिश्यू में कितना है तुम्हारा, 40 है पार्शियल प्रेशर, किसका, ऑक्सीजन का। अब CO2 का इसका उल्टा होगा, क्योंकि CO2 का प्रोडक्शन कहाँ पर, टिश्यू लेवल पे, तो टिश्यू लेवल पे ज़्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर,
उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, नाम ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहाँ पे कम होगा 40। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड में ज़्यादा होगा 45। फिर एल्वलाई लेवल पे तुम्हें पता है एल्वलाई लेवल पे थोड़ी ना बनती है CO2, CO2 तो टिश्यू लेवल पे बनती है, तो वहाँ इससे कम होगा तो 40। और एटमॉस्फेयर में और कम होगा क्योंकि तुम्हें बाहर निकालनी है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है गैस, ये हो गया 0.3। सिंपल है, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होनी चाहिए, वेरी लेस देन 1 mm होनी चाहिए, दैट फैसिलिटेट द एफिशिएंट डिफ्यूजन। जितनी कम होगी थिकनेस उतनी बढ़िया डिफ्यूजन होगी। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। रिजल्ट क्या है, O2 डिफ्यूज़ कहाँ से, एल्वलाई से लेके टिश्यू तक, और CO2 डिफ्यूज़ टिश्यू से लेके एल्वलाई। ये बात आई थिंक तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये देखो वही बात है, यहाँ पे तुमने ले लिया एटमॉस्फेयर, O2 का पार्शियल प्रेशर कितना था 159, CO2 का था 0.3, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब O2 यहाँ से चली कहाँ पे, एल्वलाई में, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना था 104 था। अब यहाँ पे देखो आर्टरी और पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आएगी तुम्हारी, पल्मोनरी आर्टरी लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना भाई, बहुत गलती होती है तुम्हें। तुम कहते हो आर्टरी में रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यहाँ पे ज़्यादा होती, नहीं, हार्ट भी तो देखो ना यार, हार्ट भी तो देखो। जो तुम्हारा राइट साइड में हार्ट है वो तो तुम्हारा सिस्टेमिक हार्ट है, यानी पूरी बॉडी से जो तुम्हारा ब्लड जाता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। तो पूरी बॉडी से ब्लड आया, पूरी बॉडी में CO2 बन रही है, तो राइट एट्रियम में गया तो वहाँ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ना, तो वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड है तुम्हारा, वहाँ पे कहाँ से आता है ब्लड, लंग्स से आता है, और लंग्स में तुम्हें पता है ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इसलिए पल्मोनरी वेन्स में कौन सा होता है तुम्हारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो यहाँ से O2 तो तुम्हारी किस में आ जाएगा, O2 है तुम्हारा वो पल्मोनरी वेन में जो ब्लड है उसमें डिफ्यूज हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा तुम्हारा लेफ्ट, कहाँ जाएगा तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा तुम्हारा, पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 95 mm, ठीक है, और CO2 का कितना है 40 mm। अब जहाँ पे CO2 बन रही होगी वहाँ पे CO2 का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा। अब टिश्यू लेवल है तो तुम्हें पता है टिश्यू में तो CO2 बनती है, तो वहाँ पे कितना होगा 45 तो होगा किसका, 45 होगा किसका, CO2 का, और O2 का कितना होगा 40। तभी तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी ऑक्सीजन, यहाँ पे तो 95 है और यहाँ पे है 40, तो 95 से 40 चली जाएगी। टिश्यू में भी सेम ही है, तुम्हें पता है टिश्यू लेवल पे कितना होता है, टिश्यू लेवल पे भी तुम्हारा 40 O2 का और 45 CO2 का होता है। तो यहाँ से देखो ये 95 है, ये 40, यहाँ से O2 यहाँ चली जाएगी, और CO2 यहाँ 45 है, यहाँ 40, तो यहाँ पे चली जाएगी। अब ये तुम्हारा सिस्टेमिक वेन हो गया। क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तुम्हें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पता है कि O2 तो होती है तुम्हारी 40 mm ऑफ Hg प्रेशर की, और CO2 होती है तुम्हारी 45, और ये यहाँ से जाएगा कहाँ पे तुम्हारा वापस से हार्ट में, हार्ट से कहाँ जाएगा लंग्स में, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा डिफ्यूजन। ऐसे चलती है पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम किसकी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। तो गैस ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है, मीडियम तुम्हें पता है ब्लड है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 कौन करता है, ब्लड करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। तो टोटल O2 ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड 100% है, 97% बाई RBCs बाया हीमोग्लोबिन एंड 3% इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो जो O2 है तुम्हारी, ठीक है, वो एक्सचेंज हुई किससे, ब्लड से। ब्लड में क्या है तुम्हारी RBC, तो एल्वलाई के पास में गया जब ब्लड है तो वहाँ पे RBC भी होंगी और प्लाज्मा भी होगा। तो O2 का जो डिफ्यूज़न हुआ उसमें से आधा डिफ्यूज़न तो जो आधा जो O2 है वो किसके थ्रू आएगा, तुम्हारा RBC के थ्रू आएगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड कमा के क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसके थ्रू आएगा। तो मेजर O2 जो कैरी करता है वो RBC करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ में, और 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके आता है।
तो अब हीमोग्लोबिन तुम्हें पता है कि रेड कलर का पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, रेड कलर क्योंकि आयरन है उसमें, प्रेजेंटेड आरबीसी, हीमोग्लोबिन का आरबीसी में प्रेजेंट है। तो O2 प्लस हीमोग्लोबिन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और बनता है क्या है तुम्हारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। O2 प्लस हीमोग्लोबिन बनेगा क्या तुम्हारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कहाँ पे बना है, आरबीसी के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी 4 O2 मॉलिक्यूल्स, बात आती समझ में। अब आरबीसी है, आरबीसी के अंदर में बहुत सारा हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अ फैक्टर अफेक्टिंग O2 हीमोग्लोबिन बाइंडिंग, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग के बीच में कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं। तुम्हें पहला तो पता है कि CO2 ही आ सकता है भाई। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, अगर ज़्यादा होगा तो कम होगा ना, क्योंकि तुम्हें पता है CO2 की एफिनिटी ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो पहला फैक्टर हो गया पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2, इसके ऊपर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग डिपेंड करेगी। दूसरा हो गया क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब जब CO2 ज़्यादा हो जाए, तुम्हें पता है CO2 तुम्हारी एसिडिक गैस है, तो एसिडिक गैस है तो वहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन होगा, ठीक है ना। जहाँ H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा, ठीक है। जहाँ CO2 ज़्यादा हो गई तो वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे कम बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अभी हम ये भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये समझो। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वो ग्राफ है जो हमें ये दिखाता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कितनी सैचुरेशन है, यानी कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। वो हमें क्या दिखाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बताता है। हम कर्व को देख के बताएंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है या फिर कौन सा, बोलो बोलो, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, ठीक है। ये बात आई तुम्हारी समझ में, बोलो बोलो, ठीक है। चलो तो अब देखो ग्राफ बिटवीन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सिग्मोइड ग्राफ आता है। कंडीशन क्या है एल्बलाई पे, अब एल्बलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, वहाँ के पार्शियल प्रेशर पे। सबसे पहले ऑल एल्बलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, लो H+ आयन कंसंट्रेशन है, लो टेम्परेचर है, यानी कि सारी कंडीशन फेवर कर रही हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन। अब टिश्यू पे क्या है, टिश्यू पे तुम्हें पता है कि CO2 ज़्यादा है क्योंकि हमारी CO2 बन रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है, H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि तुम्हें पता है CO2 एक एसिडिक गैस है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर है क्योंकि वहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो हीट एनर्जी हीट प्रोड्यूस होगी, तो हाई टेम्परेचर है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि HbO2 के बॉन्ड टूटेंगे और ऑक्सीजन तुम्हारी रिलीज होगी, यानी डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। O2 रिलीज टू टिश्यू, O2 कहाँ रिलीज जाएगी, टिश्यू के पास में जाएगी, and result in the O2 bind with hemoglobin in the lungs and O2 released at the level of tissue, ठीक है। ये वाला तुम्हारा कर्व है, देखो। अब सुनो, जैसे ये है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किधर जाता है, इधर साइड पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जाता है, तो यहाँ देखो तुम्हारा जो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन है ऑक्सीजन का वो भी ज़्यादा है, ठीक है। अब जहाँ कम है वहाँ पे सैचुरेशन भी कम है, देखो बात आती है समझ में कि नहीं। अब क्या है, अब आता है कि एक चीज़ चलो पहले मैं CO2 का ट्रांसपोर्टेशन और पढ़ा दूँ, फिर तुम्हें बताऊँगा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑफ कर्व, ठीक है।
तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। अब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जैसे तुम्हें पता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन RBCs के थ्रू होता था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ऐसे ही हम CO2 का पढ़ेंगे। तो CO2 प्रोड्यूस इन द टिश्यू, तुम्हें पता है CO2 टिश्यू के पास में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ बनती है, वहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड RBC प्लस प्लाज्मा। अब CO2 तुम्हारा कहाँ पे डिफ्यूज होगा, ब्लड में। ब्लड में क्या होगा तुम्हारा, RBC और प्लाज्मा होगा। तो इन दोनों के थ्रू आनी है CO2 भी। तो 70% एज बाइकार्बोनेट आयन एंड 20 to 25% एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के साथ जो CO2 बॉन्ड बना के आती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, वो कितनी आती है, बस 20 से 25% एंड 7% डिजोल्व होके आती है प्लाज्मा में। ठीक है, ये बात हो गई तुम्हारी। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यानी कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और मेजर ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारा हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के ट्रांसपोर्ट होती है। बट CO2 के साथ ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ CO2 तुम्हारा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में नहीं। तो देखो CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया तो क्या बना तुम्हारा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना। अकर मेनली व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड O2 इज लो। अब भाई बॉन्ड कब, इन दोनों में कब इंटरेक्शन हो, कब इन दोनों की बॉन्डिंग होगी, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर O2 से कम होगा तभी तो बनेगा। और ये कहाँ पे होगा, टिश्यू लेवल पे होगा, क्योंकि वहाँ पे CO2 बन रही है। तो टिश्यू पे क्या बनेगा तुम्हारा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा। एल्बलाई में तुम्हें पता है CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, O2 का ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे CO2 जाके डिसोसिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन से, और इसके साथ में ऑक्सीजन बॉन्ड बना के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एंड CO2 रिलीज इनटू एल्बलाई। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कैसे होता है भाई, चलो समझते हैं। अब CO2 किसके साथ में रिएक्शन करता है, वाटर के साथ में, और वो उसमें क्या कर रहा था, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में। CO2 रिएक्ट करता था किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में। अगर CO2 वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा तुम्हारा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब ये एक रिएक्शन है, तुम्हें पता है कोई भी रिएक्शन अगर उसमें वहाँ पे कैटलिस्ट आ जाए तो रिएक्शन तेज हो जाती है। और यहाँ पे कौन सी एंजाइम है जो कैटलिस्ट काम करेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि RBC के अंदर एक्सेस में होती है, बहुत सारी होती है, बहुत सारी एंजाइम प्रेजेंट होगी तो बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। इसीलिए तुम्हें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो ऑक्सीजन है वो मेजॉरिटी ऑफ CO2 है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो क्या बन गया तुम्हारा, कार्बोनिक एसिड बन गया H2CO3। अब H2CO3 है वो तुम्हारा हाईली अनस्टेबल है, तो वो तुम्हारा डिसोसिएट किस में हो जाएगा, बाइकार्बोनेट और H+ आयन की फॉर्म में। ठीक है, अब CO2 ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट। अब CO2 तुम्हारी है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। कहाँ तक, एल्बलाई तक। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, एल्बलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो है, तो रिवर्स रिएक्शन होगी कि बाइकार्बोनेट आयन है वो फिर से किसके साथ में, H+ के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट आयन है H+ के साथ में रिएक्शन करके H2CO3 बनाएगा, और H2CO3 वापस से किसमें, CO2 प्लस H2O में चेंज हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और CO2 रिलीज इनटू द एल्बलाई में CO2 जाके रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है तुम्हें कि नहीं आती, चलो बढ़िया। अब 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अगर तुम 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 4 ml ऑफ CO2 वो डिलीवर कर रहा है एल्बलाई को। ठीक है, यहीं पे अगर तुम 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड लेते हो तो वो देखते हो तुम 4 ml ऑफ O2 डिलीवर करता है, कहाँ पे, टिश्यू पे। ठीक है, ये बात तुम्हारी समझ में आती है कि नहीं आती है। इसी के साथ मेरी बैटरी होती है टैब की लो, टैब लगाना पड़ेगा चार्जिंग पे। अरे यार, चलो कोई नहीं, बन जाएगी अभी, उसमें माइक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, अगर तुम 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हो
तो कितनी मिलेगी उसमें 4 ml ऑफ CO2। वो डिलीवर कहाँ पे करेगा, एल्वियोलाई को, ठीक है। और अगर तुम 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड लेते हो तो 5 ml ऑफ O2 कहाँ डिलीवर करेगा, टिश्यू लेवल पे, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आती है कि नहीं। तो बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की, ठीक है ना। तो अब रेस्पिरेशन को कैसे आप रेगुलेट कर सकते हो, मतलब कि कब आपको तेज़ सांस लेना है, कब आपको स्लो सांस लेना है ना, किस तरीके से ये बॉडी में हमारे रेगुलेट होगा, इस चीज़ के ऊपर देखेंगे कि हमारे कौन कौन से ब्रेन में पार्ट हैं जो हमारे रेस्पिरेशन को ऑल्टर करते हैं या उसको चेंज करते हैं कि कब हमें बढ़ाना है कब घटाना है। नहीं तो ऐसा होता ना कि अब तुम सांस ले रहे हो तो लेते ही जाते, बट ऐसा नहीं है ना। तो उस चीज़ को कौन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। चलो, तो बॉडी टिश्यू डिमांड्स चेंजेस, न्यूरल रेगुलेशन एक्टिवेटेड। अब देखो इसमें क्या है कि जब भी हमारी बॉडी की डिमांड चेंज होती है, डिमांड चेंज इन द सेंस अभी आप नॉर्मल हो ना, नॉर्मल चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट अब आप भागने लगो तो हमारी बॉडी की जो रेस्पिरेटरी डिमांड है वो चेंज होगी, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी की रेस्पिरेटरी डिमांड चेंज होती है तब हमारा न्यूरल रेगुलेशन एक्टिवेट होता है। नर्वस सिस्टम के थ्रू हम रेगुलेशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास दो सेंटर है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है, जनरेट बेसिक ब्रीदिंग रिदम। तो एक हमारा होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जैसे आपको पता है कि ब्रेन है, ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट क्या है तुम्हारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर प्रेजेंट होता है। अभी आपके लिए इतना बहुत है, आपको ये नहीं याद रखना है कौन सा न्यूक्लियाई है क्या नहीं है, क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती थी, जब पता है कि नहीं आएंगी ये चीज़ें फिर भी पढ़ाई जा रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा बर्डन रखते हैं माइंड पे। तो अभी वो सब नहीं सोचना है, बस इतनी बात याद रखो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का जो सिस्टम होता है, जो सेंटर है, उसे कहेंगे हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि बेसिक ब्रीदिंग रिदम को जनरेट करता है। यानी जो बेसिक आप सांस लेते हो ना, जो बेसिक ब्रीदिंग है उसको कौन रेगुलेट करता है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। अब बात आती है किसकी, पॉन्स की। तो एक और सेंटर होता है जो हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पॉन्स में, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे होता है, उसके ऊपर पॉन्स है, ठीक है। तो वहाँ पे जो सेंटर प्रेजेंट है उसे कहेंगे हम क्या, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या कहेंगे उसको, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहेंगे। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा, तुम्हें पता है कि जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो जो बेसिक रिदम है उसको जनरेट करता है, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करे, कंट्रोल दी लिमिट्स इंस्पिरेशन ड्यूरेशन, ऑल्टर रेस्पिरेटरी रेट। देखो क्या होता है कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या करेगा, वो तुम्हें बताएगा कहाँ पे तुम्हें ब्रीदिंग स्टॉप करनी है, ठीक है, प्रोलॉन्ग ब्रीदिंग ना हो। यानी कि ये लिमिट करता है इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को, जैसे आप सांस ले रहे हो तो कहाँ पे उसे स्टॉप करनी है, ठीक है। ब्रीदिंग है वो डीप रखनी है या सैलो रखनी है, यानी कि आप गहरी गहरी सांसें लोगे या बस नॉर्मल ब्रीदिंग करोगे, तो ये चीज़ तुम्हें कौन डिसाइड करेगा, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर डिसाइड करेगा, ठीक है ना, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, पोन्स में प्रेजेंट होता है। आई थिंक अब आपको दोनों के जो डिफरेंस है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया है नियर मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो कीमोसेंसिटिव जो एरिया होते हैं वो दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो हमारे सेंट्रली प्रेजेंट कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं और पेरिफेरली, ठीक है। तो सेंट्रली जो प्रेजेंट हैं, जो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हैं, वो आपके कहाँ मिलेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में आपको कुछ कीमो सेंसिटिव एरिया मिलेंगे। कीमो सेंसिटिव एरिया से मतलब है केमिकल को सेंस करने वाले एरिया, जो कोई भी केमिकल चेंज होगा ना तुम्हारी बॉडी में उसको सेंस करेंगे। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन से केमिकल चेंज होंगे, ऑब्वियसली तुम्हें पता है CO2 और O2 में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, जब भी कभी CO2 और O2 में या फिर H+ आयन के कंसनट्रेशन में चेंज होगा तो उसको कौन डिटेक्ट करेगा, उसको डिटेक्ट कहते हैं ये कीमोसेंसिटिव एरियाज, ठीक है। तो कीमोसेंसिटिव एरिया डिटेक्ट्स increase in CO2 and H+ ion concentration and it send the signal to the respiratory center
रेस्पिरेटरी सेंटर आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। एडजस्ट ब्रीदिंग टू रिमूव CO2। उसके बाद वो नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है कि मुझे रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाना है या कम करना है, जो वो CO2 को क्या कर सके, एक्सपेल आउट कर सके। ठीक है, अब बात आती है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स की। तो पेरिफेरल से तुम्हें याद है कि पेरिफेरी में होंगे, अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो कहीं नहीं होंगे। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में। ठीक है, एरोटिक आर्च तुम्हें पता है एरोटा होता है, तो इस आर्च पे प्रेजेंट होते हैं कुछ कीमोरिसेप्टर्स। और कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन में आपके लेके जाती है ना, ब्लड को, उसे कहते हैं। तो कैरोटिड आर्टरी और एरोटिक आर्च में भी ये कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं इंक्रीज इन CO2 और H+ आयन के कंसनट्रेशन को। ठीक है, फिर ये भी तुम्हारे कहाँ सेंटर वे सिग्नल भेजते हैं, दे सेंड सिग्नल टू दी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, कहाँ भेजेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा तुम्हारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में तुम्हारे सिग्नल भेजेंगे और उसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन को मॉडिफाई किया जाएगा कि मुझे रेस्पिरेशन बढ़ाना है क्योंकि CO2 बढ़ रही है, तो मुझे CO2 वॉश आउट करनी है। ठीक है, तो अब फाइनल आउटकम क्या होगा, इन तीनों चीज़ों से क्या होगा। फाइनल आउटकम ये है कि इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट और डेप्थ, इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट और डेप्थ, समझे। यानी मैं तुम्हें पहले बताया था, अगर नॉर्मल रिदम है, नॉर्मल आप सांस ले रहे हो, तो फिर तो किसका काम हो गया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का। बट किस टाइम पे ब्रीदिंग रोकनी है, उसकी डेप्थ क्या होगी, ये कौन करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर करेगा। तो ये चीज़ होगी रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में। उसके बाद रिमूवल ऑफ एक्सेस CO2, मेंटेनेंस ऑफ pH ऑफ द बॉडी। यानी जो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन सिस्टम है या रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से करते हैं कि अगर pH गड़बड़ हो रहा है, H+ आयन इंक्रीज हो रहा है, तो उसे तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। CO2 बढ़ रहा है, एसिडिक गैस है, तो उसे तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। तो इन्हीं एडजस्टमेंट की वजह से जो रेगुलेशन है ब्रीदिंग का, वो हम करते हैं। ठीक है, कि इन चीज़ों को हम एडजस्ट कर सकें। अब एक और बात है कि O2 का रोल नहीं होता है ज़्यादा। CO2 अगर आपको ब्रीदिंग, मतलब मैं कहूँ कि अगर आपको रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग करना है, तो उसमें CO2 का रोल मैक्सिमम होता है और O2 का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। आपने एक चीज़ देखी होगी कि कभी कभी होता है ना कि पिक्चरों में एक सीन आता है कि मान लो माउथ टू माउथ ब्रीथ करते हैं, है ना, जिसमें तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं, उसमें वो उसमें CO2 फूकते हैं, समझ रहे हो ना। तुम फूक रहे हो किसी के अंदर, तो उसमें क्या है, उसमें CO2 का कंटेंट ज़्यादा है ना। जो तुम ब्रीद आउट कर रहे हो उसमें CO2 का कंटेंट नॉर्मली से, नॉर्मल एयर से तो ज़्यादा ही है ना। तो अब CO2 जाएगी तो वो क्या करेगी कि जो कीमोसेंसिटिव एरिया है उनको स्टिमुलेट करेगी और ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेगुलेशन है वो काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो पहला आता है वो है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर 3 मेजर टाइप्स के हैं, अस्थमा, एम्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पी पूरा चैप्टर है, पूरी यूनिट है, फिजियोलॉजी में भी है, फिर उधर ब्रीदिंग, फिर तुम्हारी पैथोलॉजी में आएगी, फिर तुम्हारा, है ना, इसमें आएगा, फार्मा में आएंगे उसके ड्रग्स। तो सबसे पहले क्या है, अस्थमा। अस्थमा में देखते हैं, अस्थमा में क्या है कि अस्थमा में देखो क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, जो तुम्हारे मैंने दिखाए थे बना के, जो तुम्हारे देख रहे हो हॉस्टल में रहने का फ़ायदा, बाहर गांव है मस्त भाई। कॉलेज हमारा ऐसी जगह है ना कि हमारे कॉलेज का लैंडमार्क भी कॉलेज ही है। गांव में कॉलेज बना दिए हैं भाई, उधर से गांव वाले लोग वो तो गाली देते, इधर तक आती हैं, एकदम धुआंधार चल रही है भाई, सब मज़े चल रहे हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स तो नैरोइंग ऑफ एयरवेज, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, वीजिंग साउंड। ठीक है, जो तुम्हारे जैसे ये हो गया ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस हो गया, टर्सरी ब्रोंकस हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से जाएंगे, फिर छोटे छोटे और छोटे हो जाएंगे। तो जो ये वाला एरिया है, ठीक है ना, जो छोटे छोटे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब अगर इतना सा तुम्हें पता है कि पैसेज है, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो गया तो जो जो पैसेज है एयर का, जहाँ से एयर जाएगी, वो नैरो हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। तो इसलिए सांस लेने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी और व्हीजिंग साउंड आएगा। ठीक है ना। तो अब सेकेंडली हम किसके बारे में बात करेंगे, एम्फाइसीमा के बारे में बात करेंगे। जानना बहुत ज़रूरी है एम्फाइसीमा को, समझो क्या है। एम्फाइसीमा इज ए क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है,
क्रॉनिक का मतलब है जो धीरे धीरे डेवलप होता है, एक्यूट का मतलब होता है जो जल्दी से डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो डैमेज टू एल्वियोलर वॉल्स, इसमें क्या है, जो तुम्हारी एल्वियोलाई है, ठीक है ना, जो तुम्हारी एल्वियोलाई है उसकी ये जो वॉल्स हैं, ठीक है ना, इन वॉल्स को डैमेज हो जाता है। तो अब एल्वियोलाई की वॉल अगर डैमेज हो जाएंगी तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, यानी एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसलिए जो गैसेस का एक्सचेंज है वो भी रिड्यूस हो जाता है। दैट इज़ द मेजर कॉज। किसकी वजह से होता है ये? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। तो भाई दारू सुट्टा बिल्कुल नहीं पीना है, भले आप MBBS में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, कुछ भी कर लो, बट दारू सुट्टा नहीं, है ना। चलो, अब आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी जो व्यवसाय के कारण सांस संबंधी बीमारियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। यानी कि कहीं आप काम कर रहे हो, उसकी वजह से तुम्हें कोई अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इंडस्ट्री प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट लाइक ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग। कुछ इंडस्ट्री हैं जहाँ पे बहुत सारी डस्ट उड़ती है, ठीक है, जैसे ग्राइंडिंग इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, स्टोन ब्रेकिंग, ठीक है ना, और बोले तो कोयला हो गया, कोयला फैक्ट्री है ना, चूड़ियाँ बनती हैं, वहाँ भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म डस्ट एक्सपोजर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है। यानी देखो ऐसा होता है कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारे एयरवेज में जाता है तो हमारी बॉडी उसके मतलब अगेंस्ट एक रेस्पॉन्स हो करती है, जिसमें क्या इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, ठीक है, और म्यूकस प्रोडक्शन होता है, कफिंग होती है उसको बाहर निकालने के लिए। तो जब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर चलता है तो ये मैकेनिज्म हमारा फेल होने लगता है। इसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है टिश्यू में। फाइब्रोसिस होने का मतलब है फाइबर का डिपोजिशन होने लगता है और हार्डनिंग हो जाती है, समझ रहे। तो इन्फ्लामेशन इन द लंग्स, फाइब्रोसिस हो गया, यानी फाइबर्स का डिपोजिशन हो गया जगह जगह पे एयरवेज में, ठीक है। तो सीवियर लंग डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से हमारी लंग्स में भी फाइब्रोसिस हो जाता है, तो इसकी वजह से सीवियर लंग डैमेज हो जाता है। प्रिवेंट बाय यूजिंग दी प्रोटेक्टिव मास्क, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग दी प्रोटेक्टिव मास्क, जैसे कि एस्बेस्टोसिस हो गया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं। तो अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब, क्योंकि मैं MBBS स्टूडेंट हूँ, तो मैं बाकी लोगों की तरह तो नहीं करूँगा कि पूरा बायो पढ़ाई जा रहा हूँ एकदम धुआंधार, है ना। तो देखो, प्लांट फिजियोलॉजी या फिर बॉटनी से मेरा कोई उतना लेना देना नहीं है, बट हाँ मैं तुम्हारे लेवल पे पढ़ा सकता हूँ। बट मुझे पता है कि ठीक है यार, क्यों चूतिया बनाना जब तुम्हारा वो फील्ड नहीं है। तो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इसके बाद जब आप MBBS में आओगे तो उसकी फिजियोलॉजी, उसके में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तुम्हें ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो भी है, शायद सर्कुलेटरी है, तो मैं वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो।